वेलकम टू ईपे लर्निंग। मैं लखिता अरोड़ा आपकी एक्सपर्ट आपके साथ। हमने बहुत बढ़िया तरीके से डेफिनेशंस ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ी थी और डेफिनेशंस के अंदर हमने कुछ प्लेसेस भी पढ़ी थी कि जो पार्ट ऑफ स्पीच है उनकी प्लेसेस क्या होंगी, कहाँ पे उनको लगाना है। बेसिकली हमने एडजेक्टिव की प्लेस जो है वो पढ़ी थी। अब हम देखेंगे कि सेंटेंस क्या होता है। पिछले वाले में आपको मैंने बताया भी था कि आप लोगों को क्या करना है। आप लोगों को पहले रफ नोटबुक में नोट करना है। भाई ये प्रोसीजर बड़ा खास तौर से आप लोग को ध्यान रखना है। अगर आप चाहते हैं 100% रिजल्ट ऑफ दिस क्लास, तो आप जो लर्निंग का जो मेथड है वो उसको बड़े प्रॉपर्ली फॉलो करें, क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाने के बाद ये जो मेथड है वो बड़ा इफेक्टिव साबित हुआ है सबके लिए। तो इसीलिए भाई आपको मेथड भी फॉलो करना है। तो 2 बार वीडियो आपने देख लिया होगा, 2 बार वीडियो देखा होगा। मुझे पता है मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो बड़े सिंसियर हैं, तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा और फेयर कॉपी और रफ नोटबुक में भी नोट किया होगा। तो आगे हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट। हमने सिर्फ अभी तक एक कदम भी नहीं बढ़ाया है इंग्लिश लर्निंग की तरफ, और अब जो पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे सेंटेंस को। अभी तक हमने इंडिविजुअली पार्ट ऑफ स्पीच को पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे कि सेंटेंस क्या होता है, वाक्य सेंटेंस क्या होता है। ज़रा आप सोच कर बताएं मुझे कि सेंटेंस क्या होता है, वाक्य किसे कहते हैं, सेंटेंस या वाक्य किसे कहा जाता है। हाँ जी, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पढ़ा होगा कि शब्दों के सार्थक समूह को सेंटेंस कहते हैं। अ मीनिंगफुल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड एज सेंटेंस। ये वाली डेफिनेशंस आपको याद आ रही होंगी। मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स को ये डेफिनेशन डेफिनेटली याद आ रही होगी अगर उन्होंने पढ़ा है तो। और एक स्ट्रक्चर भी याद आ रहा होगा, एक स्ट्रक्चर भी है प्रॉपर सेंटेंस का जो हमने बचपन से लेकर आज तक पढ़ा है। क्या वो याद आ रहा है आप लोगों को? बताओ ज़रा क्या होगा स्ट्रक्चर। जी हाँ, वही है जो आप लोगों को याद आ रहा है। क्या है वो स्ट्रक्चर, क्या है हमारा वो स्ट्रक्चर? स्ट्रक्चर है हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, SVO हमने ये पढ़ा है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, लेकिन अब बड़ी कंफ्यूजन की स्टेट आ गई है। कंफ्यूजन क्या है? कंफ्यूजन ये है भाई, बोले कि मैडम आपने मुझे बताया कि पार्ट ऑफ स्पीच से मिलकर पूरा सेंटेंस बनता है। पार्ट ऑफ स्पीच ही हैं जो पूरी इंग्लिश लैंग्वेज को बनाते हैं। लैंग्वेज एक वर्ड से सेंटेंस बनता है, सेंटेंस से पैराग्राफ बनता है। तो बेसिकली हम लोगों ने सारे वर्ड, सारे पार्ट ऑफ स्पीच को यूज़ करके हमें एक सेंटेंस बनाना है। लेकिन अगर मैं इसमें देखूं तो भाई बड़ी प्रॉब्लम वाली बात ये है कि मुझे यहाँ पर जाना पहचाना तो सिर्फ एक वर्ब ही दिखाई दे रहा है। वर्ब की एक डेफिनेशन भी पढ़ी थी हमने, आप लोगों को याद होगी, जरा रिमाइंड कर लिया करो मेरे साथ साथ। वर्ब क्या होती है याद करके बताओ। अ वर्ड विच डिस्क्राइब्स एन एक्शन और अ स्टेट, जो किसी काम के करने या होने को बताता है, किसी काम के करने को या उसकी स्टेट अवस्था को बताता है, उसे क्या कहा जाता है? वर्ब कहा जाता है। बोले मैडम आपने पढ़ाया था लेकिन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो मैंने नहीं पढ़ाया आपको। तो फिर ये कैसे हुआ कि सेंटेंस बनता है पार्ट ऑफ स्पीच से, और ये पार्ट ऑफ स्पीच अगर देखा जाए तो इसमें तो कोई नजर ही नहीं आ रहा है, इसमें तो सिर्फ दिखाई दे रही है हमारी वो। अब क्या करें जरा सोच के बताएं भाई। कमेंट भी कर सकते हैं आप, कमेंट भी कर सकते हैं हमारी ईपे लर्निंग पे। ठीक है, देखो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दिया हुआ है भाई, ये तो बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है। अगर मैं सारे पार्ट ऑफ स्पीच को ट्रैवर्स करूं तो मैं देखती हूं कि यहाँ पर क्या लगाया जा सकता है। अगर मैं बात करूं वर्ब की तो वर्ब तो नहीं लगाया जा सकता। क्यों नहीं लगाया जा सकता? क्योंकि वर्ब तो ऑलरेडी है यहाँ पर। तो वर्ब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में कैसे लगाएंगे? बिल्कुल नहीं लगा सकते। फिर अगर हम देखें एडजेक्टिव को, तो मैंने तो एडजेक्टिव को बताया था कि वो नाउन को या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने के लिए आता है। तो यहाँ पर क्वालिफाई करने के लिए आता है, तो यहाँ पर मेन फॉर्म में तो यूज़ नहीं कर सकते उसे। ठीक है, एडवर्ब को भी यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो भी एक क्वालिफाइंग नेचर का होता है। वो किसे क्वालिफाई करता है? याद करके बताओ ज़रा जल्दी से कि एडवर्ब किसे क्वालिफाई करता है। एड मैंने क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। वर्ब मैंने वर्ब, और किसे क्वालिफाई करता है? एडवर्ब को क्वालिफाई करता है। तो किस किस को क्वालिफाई करता है एडवर्ब? एडजेक्टिव को, वर्ब को, एडवर्ब को। हाँ, मेरे साथ साथ आप लोग रिपीट करते जाया करो। अगर आपको प्रॉपर 100% लर्निंग करनी है किसी चीज़ की, तो आपको अपने सारे सेंसेस को एक साथ यूज़ करना होगा। राइटिंग, स्पीकिंग,
लिसनिंग और वॉचिंग एनीथिंग, तो आपको सारी चीज़ें और साथ साथ बोलते भी जाना है। तो अगर ये सारी सेंसेस को यूज़ करेंगे तो आप किसी चीज़ को कभी नहीं भूलेंगे। दिस इज़ द प्रॉपर मेथड ऑफ लर्निंग। चाहे तो आप इसे यूज़ करके देख सकते हैं। तो साथ साथ बोलते जाना है। पहला किसे करता है? एडजेक्टिव को, दूसरा वर्ब को, तीसरा एडवर्ब खुद को भी करता है। तो अब इसे देखा जाए तो भाई यहाँ क्वालिफाइंग जैसी कोई भी चीज़ नहीं है। और उसके अलावा क्या देखा जाए, उसके अलावा प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, ये तो बड़े डिफरेंट यूज़ में यूज़ होते हैं। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो मेरे पास यहाँ पर यूज़ करने के लिए सिर्फ 2 ही चीज़ें बाकी हैं। कौन कौन सी हैं? एक तो है हमारा नाउन और दूसरा क्या है? प्रोनाउन। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि भाई हमारे सब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट में 2 ही चीज़ों को यूज़ किया जा सकता है, नाउन या प्रोनाउन को। और अगर मैं आपको ऐसा कह दूं कि नाउन या प्रोनाउन जो है उनको यूज़ कर सकते हैं एट 2 प्लेसेस, 2 जगह पर हम इसे यूज़ कर सकते हैं। वो क्या क्या है? वो है नाउन और वो है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। तो दोनों सिमिलर ही बातें हैं। अगर मैं दोनों बातें आपसे पूछूं या दोनों बातें आपको कहूं तो दोनों सिमिलर ही हैं कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पे नाउन या प्रोनाउन आता है, या नाउन या प्रोनाउन सिर्फ 2 ही जगह पे आते हैं। कहाँ कहाँ पे आते हैं? एक तो आता है सब्जेक्ट में, एक आता है ऑब्जेक्ट में। तो भाई हमारे पास एक्चुअल में इसकी 2 प्लेसेस डिसाइड हो गई। अब देखो कितनी अच्छी बात है कि मैंने सेंटेंस के अंदर एडजेक्टिव की प्लेस डिसाइड कर दी थी। याद करके बताओ जरा एडजेक्टिव की प्लेस कहाँ थी? कमेंट बॉक्स में भी आप बता सकते हैं कि एडजेक्टिव की प्लेस कहाँ थी। और नाउन और प्रोनाउन की भी प्लेस मैंने डिसाइड कर दी है, एक तो सब्जेक्ट में, एक तो ऑब्जेक्ट में। सब्जेक्ट में लगा सकते हैं, ऑब्जेक्ट में लगा सकते हैं। अब ज़रा मुझे ये बता दो आप लोग कि भाई सब्जेक्ट तो सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ जाता है, ऑब्जेक्ट को कहाँ ढूंढेंगे? ऑब्जेक्ट को कहाँ ढूंढेंगे भाई? बताओ ज़रा। वेरी गुड। ऑब्जेक्ट सेंटेंस के अंदर कहाँ पाया जाएगा, कहाँ पे मिलेगा ऑब्जेक्ट? वेरी गुड। सब अपने अपने माइंड में सोचें, तब तक मैं एक एग्जाम्पल भी लिखती हूँ। ही कैन डू हिज होमवर्क। ठीक है, होमवर्क। और ये तो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है। सेकंड एग्जाम्पल, ही इज गोइंग टू स्कूल। ही इज गोइंग टू स्कूल। 2 एग्जाम्पल हैं आपके पास। एग्जाम्पल जो 1 है और 2 है, इसमें आप मुझे ज़रा ऑब्जेक्ट ढूंढ के बताएं कि ऑब्जेक्ट कहाँ मिलेगा। थोड़ा थोड़ा सेंटेंस को आइडेंटिफाई भी करने लगे होंगे आप। देखो, अगर इसके अंदर मैं एक वर्ड और लिख दूं, अगर मैं इसके अंदर एक वर्ड और लिख दूं, यहाँ पर लिख रही हूँ, लिखा है प्रॉपरली, लिखा है प्रॉपरली, है ना। तो मेरे पास लिखा है आई कैन डू, ही कैन डू हिज होमवर्क प्रॉपरली। तो सेंटेंस नंबर 1 में कौन सा है ऑब्जेक्ट, सेंटेंस नंबर 2 में कौन सा है ऑब्जेक्ट? ज़रा थोड़ा सा आप ब्रीफ आउट कर लें खुद अपने मन में। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स ने इसके अंदर लिखा होगा प्रॉपरली। प्रॉपरली अगर देखा जाए तो सबसे पहली बात ये है कि मुझे ये आइडेंटिफाई करना होगा कि क्या प्रॉपरली एक नाउन है, क्योंकि सबसे पहली बात जो मैंने आपको बताई है, सबसे पहली बात मैंने आपको ये बताई है कि हमारे पास सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनने के लिए 2 ही चीज़ें हैं। वो क्या है? एक तो है नाउन या प्रोनाउन। तो ऑब्वियसली अगर इसे ऑब्जेक्ट होना है, अगर इसे ऑब्जेक्ट बनना है, अगर इसे ऑब्जेक्ट बनना है, अगर ये ऑब्जेक्ट बनना चाहे, अगर ये ऑब्जेक्ट बनना चाहे तो इसे नाउन या प्रोनाउन होना पड़ेगा। नाउन या प्रोनाउन होना पड़ेगा तो इसे आइडेंटिफाई कैसे करें कि ये नाउन या प्रोनाउन है कि नहीं है? तो ये हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये नाउन या प्रोनाउन है कि नहीं। पहली बात तो ये है कि ये नाउन या प्रोनाउन नहीं है, ये एडवर्ब है। बोले मैम एडवर्ब को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? ये भी आपको बताया जाएगा। तो यहाँ पर अगर पार्ट ऑफ स्पीच मार्क करने की बात आ जाए तो डू हमारा क्या है? मेन वर्ब है। और ये क्या है? होमवर्क।
होमवर्क ऑब्जेक्ट है, होमवर्क जो है वो नाउन है, नाउन है तो इसे हम क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट कहेंगे। तो क्या मैं ऐसा कह सकती हूँ कि मेन वर्ब के बाद आता है ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब के बाद आता है, तो ऑब्जेक्ट के लिए पहली जगह हमारे पास आ गई कौन सा, वर्ब के बाद, मेन वर्ब के बाद आता है वही ऑब्जेक्ट। पहला चीज हमने ये आइडेंटिफाई कर ली कि मेन वर्ब के बाद आता है। फिर देखते हैं सेकंड वाले एग्जांपल में, अगर देखा जाए तो गोइंग हमारी वर्ब है, टू प्रीपोजिशन है, और आपको मैंने बताया था कि प्रीपोजिशन के बाद नाउन या प्रोनाउन आता है, याद आ गया। प्रीपोजिशन, पोजीशन किया जाता है पहले किसके, नाउन या प्रोनाउन के पहले, या हम ये कह सकते हैं कि इसके बाद हमेशा नाउन या प्रोनाउन आती है। ये साथ साथ बोलते जाना है आप लोगों को, बार बार इस चीज को बोलो ताकि आप कभी ना भूल सको इस बात को, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब ये क्या है, ये हमारा नाउन या प्रोनाउन है। अब नाउन या प्रोनाउन को सेंटेंस में दो नाम से जानते हैं, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट। यहाँ पर ये सब्जेक्ट तो नहीं बन सकता, तो क्या बनाना पड़ेगा यहाँ पर, ऑब्जेक्ट। क्या बनाना पड़ेगा यहाँ पर, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो दूसरा एक प्लेस और आ गई मेरे पास, क्योंकि मुझे पता चला कि मेरे पास जो नाउन है वो एक जगह पर और मिलती है, नाउन और प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन एक जगह पर और पाई जाती है, वो होती है प्रीपोजिशन के बाद, प्रीपोजिशन के बाद। और प्रीपोजिशन के बाद वाली नाउन या प्रोनाउन को हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे ऑब्जेक्ट। तो ये बात बड़ी खास ध्यान रखनी है कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है भाई। और इसके अंदर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह दो चीजें आएंगी, नाउन या प्रोनाउन, या मैं कह सकती हूँ कि नाउन या प्रोनाउन को सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह रखा जा सकता है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि नाउन या प्रोनाउन को सेंटेंस में दो नाम से जाना जाता है, वो है हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? जो भी अगर आपके डाउट्स होते हैं तो आप वो कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बता सकते हैं, मैं उसे ज़रूर वॉच आउट करूंगी कि आपकी क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या डाउट्स आ रहे हैं। वैसे जो भी बातें हैं वो आपको सारी क्लियर की जाएंगी, A to Z ईपे लर्निंग में आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दी जाएंगी, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप मेरे किसी मेरे कोई स्टूडेंट रहे हैं या मेरे किसी स्टूडेंट के नोन हैं, तो आपको पता होगा कि एक भी डाउट नहीं छोड़ा जाएगा, हर चीज़ 100% क्लियर होगी। इंग्लिश को 100% क्लियर ही करेंगे हम लोग, और एक नए मेथड से, एक नए रिवोल्यूशनरी मेथड से पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। हो गया यहाँ तक क्लियर? और ऑब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट तो सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ जाता है, और ऑब्जेक्ट कहाँ आता है, वर्ब के बाद और प्रीपोजिशन के बाद, दो प्लेसेस पे हमारे ऑब्जेक्ट पाया जाता है। यहाँ तक बिल्कुल ठीक है, समझ में आ गया सबको? आप नोट भी कर सकते हो इसे, जल्दी कर लो, नोट कर लीजिए इसे, ठीक है। मेन वर्ब के बाद आता है, कहाँ आता है, मेन वर्ब के बाद और प्रीपोजिशन के बाद, मेन वर्ब के बाद और प्रीपोजिशन के बाद। यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों को? वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। तो अब तक हमने पार्ट ऑफ स्पीच पढ़े हैं, सारे के सारे डेफिनेशन, और सेंटेंस की डेफिनेशन भी पढ़ ली है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक? आगे बढ़े हम। आगे हमारा जो बात है, आगे जो हमारा मेन टॉपिक है वो है कि हमने ये तो पढ़ लिया कि डेफिनेशन क्या है, कैसे जो चीज़ें हैं उनको, उनकी डेफिनेशन, काम क्या करते हैं, कहाँ आते हैं, क्या करते हैं, ये तो हमने पढ़ लिया। लेकिन भाई ज़रा मुझे थोड़ा सा ये बता दो कि अगर बात की जाए आइडेंटिफिकेशन की, पहचान की अगर बात की जाए, पहचान की अगर बात की जाए, तो मुझे मान लो 2-3 वर्ड्स दे दिए जाएं, अगर 2-3 वर्ड्स दे दिए जाएं, जैसे मैं दे दूं आपको ब्यूटी, ब्यूटीफुल और ब्यूटीफाई। मैं आपको दे दूं सिलेक्ट, सिलेक्शन और सिलेक्टेड। ये 6 वर्ड्स हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इनके पार्ट ऑफ स्पीच क्या हैं? क्योंकि अगर मुझे पता होगा कि इन 8 में से क्या है,
तब तो मैं जगह पे रख पाऊंगी। क्यों? क्योंकि मुझे इतना तो पता चल गया है कि भाई अगर नाउन होगा तो सब्जेक्ट में या ऑब्जेक्ट में आएगा, नाउन या प्रोनाउन होगा तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में आएगा, और ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ आएगा, एक तो वर्ब के बाद आएगा और एक प्रीपोजिशन के बाद आएगा। ये तो मुझे पता चल गया है। और ये भी पता चल गया है कि प्रीपोजिशन जो है वो नाउन के पहले आता है, नाउन के प्रीपोजिशन पहले पोजिशन किया जाता है, ठीक है, नाउन या प्रोनाउन के पहले रखा जाता है। ये भी पता चल गया है कि भाई एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव जो है वो 2 प्लेसेस पे आता है। देखो कितने बढ़िया तरीके से हमने एक एक चीज की जगह को फिक्स कर दिया है, अपनी जगह पर वर्ब फिक्स कर दी है, नाउन फिक्स कर दी है, एडजेक्टिव को फिक्स कर दिया है। अब देखेंगे कि उस जगह पर सही शब्द रखे हैं या नहीं रखे हैं। इससे रिलेटेड जब मैं क्वेश्चन कराऊंगी तो आपको बड़ी इजीली इंप्लीमेंटेशन हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगी आइडेंटिफिकेशन के प्रोसेस के बाद। आइडेंटिफिकेशन के प्रोसेस के बाद क्यों? ताकि आपको ये भी पता चल जाए कि ये शब्द क्या है, उसकी प्लेस क्या है, सही है या गलत है, ये सारी चीजें आपको आइडेंटिफाई होने लग जाए। दिस इज द कोर ग्रामर फॉर्म। कोर ग्रामर पढ़ रहे हैं हम लोग, जिसमें अपने को बिल्कुल हर चीज की क्लैरिटी होगी। पहले वर्ड की क्लैरिटी करेंगे, फिर हम लोग सेंटेंस को स्ट्रक्चर करेंगे, फिर उसके मीनिंग को स्ट्रक्चर करेंगे। अभी सिर्फ आपको वर्ड्स ही पढ़ने हैं सारे के सारे, ठीक है। तो भाई इसका बताना था आप लोगों को। बताओ जरा, कमेंट बॉक्स में लिख के भी बता सकते हो आप मुझे कि इनके पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। अब बड़ा कंफ्यूजिंग सी स्टेट है, ये वर्ड्स बड़े ही सिंपल हैं लेकिन कंफ्यूज करने वाले हैं, क्योंकि मैं तो नहीं बता सकती। अगर बात की जाए कि इनके पार्ट ऑफ स्पीच अलग हैं, उससे फ़र्क क्या पड़ता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि क्या ये कोई डिफरेंस क्रिएट करते हैं इन द लर्निंग प्रोसेस या इन द मीनिंग प्रोसेस ऑफ एनी लैंग्वेज। क्या ये डिफरेंस क्रिएट करते हैं? बिल्कुल करते हैं, डिफरेंस क्रिएट करते ही होंगे। क्यों? क्योंकि अगर इसके मीनिंग को देखा जाए तो ये हमारे मीनिंग के अंदर क्या होगा। देखो ब्यूटी का मीनिंग क्या होता है? ब्यूटी का मीनिंग क्या होता है? ब्यूटी का मीनिंग होता है सुंदरता, ब्यूटीफुल, सुंदर, ब्यूटीफाई, सुंदर बनाना। देखो कितनी बढ़िया तरीके से चेंज हो रहे हैं। सिलेक्ट होता है चयन करना, सिलेक्शन चयन, और सिलेक्टेड क्या हो गया? चयन। पार्ट ऑफ स्पीच चेंज हो गए, मीनिंग भी चेंज हो गए। देखो कितना मैजिकल वे है एक लैंग्वेज को पढ़ने का। अब मुझे सॉर्ट आउट ये करना है कि इसमें से कौन सा वर्ड मुझे यूज करना है, इसमें से कौन सा वर्ड मुझे देखना है, कौन सा। अब जैसे मुझे बोलना है सुंदरता बहुत अच्छी होती है, सुंदरता बहुत अच्छी होती है, तो उसकी जगह मैं बोलूँ कि सुंदर बहुत अच्छी होती है, तो तुम बोलोगे मैडम ये क्या बोल रहे हो आप, आपको लैंग्वेज सेंस बिल्कुल भी नहीं है क्या? तो इसी तरीके से इंग्लिश में भी होता है। लेकिन एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है कि मुझे इंग्लिश के अंदर सुंदर और सुंदरता दोनों में फर्क ही दिखाई नहीं देता। एक नाउन है, ये हमारा क्या है? ये हमारा नाउन है, ये हमारा एडजेक्टिव है, ये हमारी वर्ब है, ये हमारा वर्ब है, ये हमारा नाउन है, ये हमारा एडजेक्टिव है। तीनों वर्ड अलग अलग हैं, तीनों के मीनिंग अलग अलग हैं, तीनों की प्लेसेस भी अलग अलग हैं, तीनों के यूसेज भी अलग अलग है। तो बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से हमें इसको वो करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, तब हम रख पाएंगे। अब ज़रा बताओ मुझे कि जैसे मैंने हिंदी में बताया आपको कि सुंदर अच्छी चीज़ है, सुंदरता अच्छी चीज़ है और सुंदर अच्छी चीज़ है, तो आपने मुझे बता दिया कि सुंदरता नहीं, यहाँ पर सुंदरता आएगा, सुंदर नहीं आएगा, क्योंकि एक एडजेक्टिव है, एक नाउन है। सेंटेंस स्टार्ट करना है तो किससे स्टार्ट होगा? नाउन से स्टार्ट होगा। वही बड़ी सिंपल सी बात है। तो अपने को ये चीज़ें आइडेंटिफाई करने के लिए पहले शब्दों को पहचानना और उसका मीनिंग भी आना चाहिए, ठीक है। और मुझे ये बड़े अच्छे से पता है कि भाई आप लोगों ने इस तरीके से पहले कभी भी नहीं पढ़ा है, पहले कभी भी नहीं समझा है इस तरीके से। तो अब पढ़ना स्टार्ट करेंगे। क्यों पढ़ना स्टार्ट करेंगे? क्योंकि अब तक रिजल्ट भी तो नहीं क्रिएट कर पाए हम, अब तक हमारा कोई अच्छा रिजल्ट भी तो नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि वो प्रॉपर लर्निंग मेथड था ही नहीं।
ठीक है। तो ये थोड़ा सा रिव्यू कर लो आप, फिर हम लोग पढ़ते हैं आइडेंटिफिकेशन। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम वर्ड्स को, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम शब्दों को और उनकी प्लेसेस को कि क्या वो सही जगह पर लगे हैं, अगर नहीं लगे हैं तो गलत है। दिस इज द एरर। आइडेंटिफाई द एरर इन अ सेगमेंट ऑफ अ सेंटेंस जो दिया जाता है आपको, उसमें क्या दिया जाता है, उसमें यही तो देते हैं। क्या देते हैं कि भाई एक पार्ट में नाउन की जगह आपको एडजेक्टिव लगा के दे दिया, एडजेक्टिव की जगह आपको वर्ब लगा के दे दिया है, सम काइंड ऑफ एडवर्ब की जगह एडजेक्टिव लगा के दे दिया है। तो इतने छोटी सी चीज़ों को पहचानने के लिए हमें बड़ी प्रॉब्लम होती है। क्यों? क्योंकि हमें शब्दों के बारे में कभी सिखाया ही नहीं, सिखाया है तो सिर्फ रूल्स। ठीक है, तो अब आपको शायद समझ में आ भी गया होगा कि मैं क्या डिफरेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रही हूँ। और ये जो मेथड आपको बताया जाएगा इतना सिंपल है कि अगर आप 5वीं क्लास के स्टूडेंट्स को मेरी क्लास दिखा देंगे तो शायद वो भी पूरी तरह से इंग्लिश सीख जाएगा, वो भी पूरी तरह से इंग्लिश सीख ही जाएगा। ये 100% श्योर है। इतना सिंपल मेथड से आपको बताया जाएगा कि अगर मैं छोटी क्लास के किसी स्टूडेंट को बिठा के पढ़ा दूँ तो शायद वो भी सारे एग्जाम्स जो है वो क्लियर कर ले, चाहे वो SSC हो, चाहे बैंक हो, चाहे LDC हो, चाहे NDA का एग्जामिनेशन हो, चाहे कोई भी पेपर हो, पटवारी का पेपर हो, स्टेनोग्राफर का पेपर हो, व्हाटएवर द पेपर इट इज, वो आराम से क्लियर कर सकता है। क्योंकि अगर आपको लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग पूरी है तो आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, चाहे वो मेंस हो, चाहे वो प्री हो, चाहे वो कोई डिस्क्रिप्टिव टेस्ट हो, व्हाटएवर द टेस्ट इट इज, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी सारी लैंग्वेज। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं भाई हमारा आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस। आइडेंटिफिकेशन के अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा, मैंने बता ही दिया है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन मतलब नाउन की पहचान। आइडेंटिफिकेशन का मीनिंग होता है पहचान। तो नाउन की पहचान याद होगा, मैंने आपको बताया था कि उल्टा पढ़ा जाता है। ऑफ का मीनिंग होता है का, के, की। ऑफ का मीनिंग होता है का, के, की। ठीक है, नाउन की पहचान, नाउन की पहचान ऐसा बनेगा ये। ठीक है भाई, नाउन की पहचान, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन के कुछ स्पेसिफिक मेथड्स हैं जिससे आप नाउन को आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब उसमें सबसे पहला मेथड है नाउन के सफिक्स। क्या होते हैं सफिक्स? सफिक्स और प्रीफिक्स याद है? सफिक्स और प्रीफिक्स क्या होते हैं बताओ ज़रा। वेरी गुड, सफिक्स और प्रीफिक्स। प्रीफिक्स, अच्छा प्रत्यय और उपसर्ग तो सुने होंगे, प्रत्यय और उपसर्ग सुने होंगे। तो हमारे पास देखो एक होता है प्रीफिक्स, इसके नाम से ही पता चल रहा है प्री, प्री माने पहले। जैसे प्री वाला पेपर पहले होता है वैसे प्रीफिक्स पहले लगते हैं, इसे उपसर्ग कहते हैं। ऐसे वर्ड जो किसी शब्द के पहले लगकर उसके मीनिंग को चेंज कर देते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे प्रत्यय या उसे क्या कहा जाता है? उपसर्ग या प्रीफिक्स कहा जाता है। और सफिक्स इसके उल्टे। तो सफिक्स क्या होते हैं? जो बाद में लगते हैं, हिंदी में प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, तो प्रीफिक्स और सफिक्स जो होते हैं, प्रीफिक्स पहले, सफिक्स बाद में। ठीक है, तो हमारे पास कुछ सफिक्स हैं। नाउन के सफिक्स माने, नाउन के सफिक्स से मेरा मतलब क्या होगा कि ऐसे शब्द जो किसी शब्द के अंत में लगकर उसे क्या बना दें? नाउन बना दें, संज्ञा बना दें, उसे नाउन के सफिक्स कहेंगे। भाई एडजेक्टिव बना दें तो क्या कहेंगे? अगर एडजेक्टिव बनाते हो तो एडजेक्टिव के सफिक्स, वर्ब बनाते हो तो वर्ब के सफिक्स। इसमें सोचने जैसा क्या है? तो अगर किसी भी शब्द के एंड में ये लगे होंगे तो उसे आप क्या कहेंगे? नाउन कहेंगे। ये पहला मेथड है आइडेंटिफिकेशन का। जैसे ITY लगा हो, ITY लगा हो तो रियलिटी, रियलिटी, रियलिटी है हमारी वास्तविकता, वास्तविकता। तो ये हमारी क्या है? नाउन है। अब नाउन है तो बोले मैडम मुझे पता चल गया कि ये नाउन है, तो कहाँ लगेगा? सब्जेक्ट में लगेगा, ऑब्जेक्ट में लगेगा, सब्जेक्ट में लगेगा, ऑब्जेक्ट में लगेगा। एबिलिटी, एबिलिटी ITY लगा हुआ है, एबिलिटी।
सिंप्लिसिटी लगा हुआ है, ठीक है, ITY लगा हुआ है, तो ये हमारे क्या है, नाउन है, नाउन है, ये हमारे क्या है, नाउन। नेस लगा हो, जैसे NESS, नेस लगा हो, NESS, जैसे अवेयरनेस, फ्रेशनेस, फेयरनेस, नेस लगा हो, है ना, अवेयरनेस। अब बोले अवेयरनेस क्या है, बोले नाउन है, नाउन है तो कहाँ काम आएगी, सब्जेक्ट में काम आएगी, ऑब्जेक्ट में काम आएगी, दो जगह पर लगा सकते हैं। फ्रेशनेस, फेयरनेस, नेस लगा हुआ है। ION लगा हो, ION, जैसे लिखा है सिलेक्शन, अट्रैक्शन, कंफ्यूजन, ION, तो बोले सिलेक्शन क्या है, नाउन है, ION लगा हुआ है। नाउन की दो प्लेसेस हैं, सब्जेक्ट में लगा सकते हैं, ऑब्जेक्ट में लगा सकते हैं। ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, जरा फटाफट बोलते जाओ मेरे साथ साथ। ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, वर्ब के बाद और प्रीपोजिशन के बाद, याद करना है ये, वर्ब के बाद और प्रीपोजिशन के बाद नाउन ही आएगा, ये डिसाइडेड है, ठीक है। अट्रैक्शन और कंफ्यूजन, ION लगा हुआ है। मेंट लगा हो, MENT, मेंट लगा हो, जैसे अटैचमेंट, जुड़ाव होता है, सेटलमेंट, मेंट लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। नाउन है तो दो जगह पर आएगा, सब्जेक्ट में आएगा और ऑब्जेक्ट में आएगा, याद रखना है भैया आपको। URE लगा हो, जैसे नेचर, कल्चर, फ्यूचर, URE, तो क्या है, नाउन है। अब आप बोलोगे कि मैडम ये तो सफिक्स नहीं है, सफिक्स नहीं है ये मुझे पता है, लेकिन URE जहां भी लगा होगा उसे क्या कहेंगे, नाउन ही कहेंगे, उसे क्या कहा जाएगा, नाउन ही कहा जाएगा। नेक्स्ट है हमारा शिप, SHIP, शिप लगा हो, जैसे रिलेशनशिप, जैसे फ्रेंडशिप, SHIP, पार्टनरशिप, SHIP लगा, साथ साथ बोलते जाना है, रिपीट करते जाना है साथ साथ। SHIP लगा हो, जैसे रिलेशनशिप, पार्टनरशिप, फ्रेंडशिप। अब ये कहाँ लगाओगे, सब्जेक्ट में लगाओगे, ऑब्जेक्ट में लगाओगे, कुछ और लगा होगा तो गलत होगा, क्योंकि ये जगह किसकी है, नाउन की प्लेस है, नाउन की प्लेस पर नाउन लगाना होगा। नाउन ना लगा होगा तो एरर होगी भैया, एरर होगी तो उसी सेगमेंट को आप एरर मार्क कर देंगे। और एरर में क्या ढूंढना है, और कुछ भी तो नहीं ढूंढना है आपने। हुड लगा हो, जैसे चाइल्डहुड, नेबरहुड, नेबरहुड पड़ोस को कहते हैं, नेबरहुड, नेबर पड़ोसी होता है, नेबरहुड पड़ोस होता है, तो चाइल्डहुड बचपन। ISM लगा हो, हिंदुइज्म, ऑप्टिमिज्म, ठीक है, ऑप्टिमिज्म, हिंदुत्व, ऑप्टिमिज्म क्या होता है, आशावाद को कहा जाता है, ऑप्टिमिज्म, ISM लगा हो, ठीक है। एज लगा हो, जैसे ब्रेकेज, करेज, AGE लगा हो, एक ENCE, ठीक है, जैसे रेजिस्टेंस में ANCE लगा है, इंडिपेंडेंस में ENCE लगा है, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, ये हमारे लिए हो जाएगा नाउन के सफिक्स। नोट कर लो भाई फटाफट, कर लिया होगा नोट सबने। इसको आपको ये जो सारे सफिक्स है ना, इनको 5 टाइम्स लिख के देखना है अपनी नोटबुक के अंदर, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इनको बार बार पढ़ना है, क्योंकि सबसे पहला जो स्टेप है हमारा आइडेंटिफिकेशन का, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप इसे कह सकते हैं फाउंडेशन स्टोन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कह सकते हैं। ये हमारा फाउंडेशन स्टोन है जो अभी हम पढ़ रहे हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा कि ये सारे के सारे सफिक्स हैं, पढ़ लिए होंगे आपने, ठीक है। चाय भी पी सकते हो आप साथ साथ, ठीक है। नेक्स्ट देखें भाई, अब आइडेंटिफिकेशन के अंदर हमने ये तो पढ़ लिया, आइडेंटिफिकेशन के अंदर हमने ये तो पढ़ लिया है कि सफिक्स हैं सारे के सारे। तो क्या सारे जो वर्ड्स होते हैं, सारे जो नाउन होते हैं, उनके अंदर सफिक्स होता है? सारे नाउन के अंदर सफिक्स होता है क्या? अब जैसे मैं बात करूं कंसर्न, कंसर्न का मीनिंग होता है चिंता, चिंता एक नाउन है, तो क्या इसके अंदर कोई सफिक्स लगा है? ज़रा मैच करके देखो, कोई सफिक्स मैच होता है? कंसर्न एक वर्ड लिखा मैंने, कंसर्न एक वर्ड लिखा मैंने, क्या इसके अंदर कोई सफिक्स जो है वो मैच करता है आपका? कंसर्न मीनिंग होता है चिंता, नाउन होता है, बताओ, वेरी गुड।
मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा भाई, कोई भी सफिक्स मैच होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। तो अब क्या करें? पहला मेथड तो हमारे पास ये हो गया कि नाउन के सफिक्स देख सकते हैं कि नाउन के अंदर कोई भी अगर इनमें से कोई सफिक्स लगा है तो वो शब्द हमारा नाउन होगा। अब बहुत इम्पॉर्टेंट इसका मेथड है सेकंड। दूसरा मेथड क्या है कि भाई मुझे ये नहीं पता कि नाउन क्या होता है क्या नहीं होता, भाई मैडम मुझे तो सीधा बता दो देसी भाषा में कि मैं कैसे पकड़ लूँ कि भाई ये नाउन है या नहीं है। अब मैंने एक चीज़ नोटिस की, भाई मैं चल रही थी, भाई एक दिन एक स्टूडेंट है मेरा पप्पू, पिछली बार भी मैंने मिलवाया था पप्पू से आपको, तो बोला कि मैडम देखो आपने मेरी जो कॉपी है वो आपके पास रह गई है। मैंने बोला अच्छा वो तुम्हारी कॉपी है? बोले हाँ जी मैडम मेरी कॉपी है। फिर बोले कि मेरा पेन भी रह गया आपके पास। ठीक है, मैंने कहा भाई पेन भी तुम्हारा जो है वो तुम्हारे पास रख लेना, ठीक है। बोले कि मैडम मेरी जो नोट्स कॉपी है वो जो रामू है उसने ले ली है। मैंने कहा वो भी ठीक है, लेकिन मुझे बात समझ में आई, एक बात सुनते सुनते मुझे एक बात माइंड में आई कि जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी कॉपी, पेन, नोटबुक, नोट्स, क्लास, इन सब के साथ हम क्या यूज़ करते हैं? तुम्हारा, मेरा, इसका, उसका, हमारा यूज़ करते हैं सारी चीज़ों के साथ। तुम्हारी क्लास, मेरी क्लास, ठीक है, यूज़ तो करते हैं, वो बात तो ठीक है, पर इससे फ़ायदा क्या हुआ मैडम? मुझे ये तो बताओ कि इंग्लिश में इससे मुझे क्या फ़ायदा हो सकता है? तो भाई ये चीज़ पता चली कि भाई जितनी भी नाउन है, नाउन किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम है, जितनी भी नाउन है उन्हें पोजेस किया जा सकता है। पोजेस का मतलब क्या होता है? पोजेस का मतलब होता है उस पर अधिकार दर्शाया जा सकता है। और ये देखा गया कि जो सारे शब्द हैं, तुम्हारा, हमारा, इसका, उसका, इनका, हम सबका, ये सारे वर्ड अधिकार दर्शाने वाले हैं जो नाउन के साथ यूज़ कर रहा था पप्पू। भाई बड़ा इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, ठीक है। तो बोले कि मैडम इन सारे शब्दों के साथ क्या लगा रहा हूँ मैं? हमारा, तुम्हारा, इसका, उसका। तो फिर मैंने कहा भी क्या मैं ये मान लूँ पप्पू बेटा कि भाई इसके साथ जो भी नाउन है उसके साथ हमारा, तुम्हारा मैच होगा? बोले मैडम मुझे तो पता नहीं, आप बता दो। तो मैंने कहा चलो मैच करके देख लेते हैं। मैच करके देखा तो मैंने बोला कि जैसे रियलिटी है, रियलिटी के लिए मैंने वर्ड ले लिया रियलिटी और एक ले लिया रियल, ठीक है। एक नई स्लाइड ले लेते हैं हम जिससे अपने को थोड़ा इजी हो जाएगा। जैसे ले लिया मैंने रियलिटी और ले लिया रियल, ठीक है। एक मैंने ले लिया है वही वाला पुराना ले लेते हैं अपना, सिलेक्टेड, सिलेक्शन। एक और ले लेते हैं एजुकेटेड और एजुकेशन। बोले जो जो नाउन होगी ना, जो जो भी नाउन होगी उसके साथ तुम्हारा, हमारा अच्छा लगेगा। देखो 5वीं क्लास वाला मेथड है, बिल्कुल सिंपल। बोले रियलिटी है, तुम्हारी रियलिटी मेरी रियलिटी, तुम्हारी वास्तविकता मेरी वास्तविकता। सही लग रहा है भाई, ठीक है, सही लग रहा है। तुम्हारी रियल तुम्हारी रियल मेरी रियल होता है क्या? इस बात को बड़ा ध्यान से समझना है अपने को, और सारी जो पुरानी वो कचरा रूल्स वाला भरा हुआ है उसे अपने माइंड से निकाल देना है अपन ने। तुम्हारी रियल मेरी रियल तो अच्छा नहीं लग रहा, गलत लग रहा है। तो बोले कि जो तो मैच हो रहा है वो तो क्या है? नाउन है। जो मैच नहीं हो रहा है वो नाउन नहीं है। दूसरा भी देखते हैं कि मैडम एक एग्जाम्पल से कैसे समझ में आ जाएगा? पप्पू कह रहा है, बोले मैडम मुझे तो धीरे समझ आता है, पिछली क्लास में भी मैं पास नहीं हुआ था, ठीक है। आप लोगों ने भी पेपर दिए होंगे किसी किसी ने जिसमें आप पास नहीं हुए, लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं कि हम मेहनत करना छोड़ दें या हम एफर्ट्स करना छोड़ दें। बढ़िया तरीके से अगर आपको सच में किसी चीज़ में सक्सेस लेनी है, आपके एग्ज़ाम के अंदर आपको सक्सेसफुल होना है, तो बहुत ही बढ़िया परफेक्शन के साथ, नॉलेज के साथ पढ़ना है। आप लोग क्या करते हैं? आप लोग बस रट्टा लगाते हैं, बोले ये छोड़ दो, इतना कर लो तो सिलेबस पूरा हो जाएगा और एग्ज़ाम के अंदर और कुछ नहीं आ रहा है, इतना ही आ रहा है। तो भाई
एक एग्जामिनर जो पेपर बनाता है क्या वो लिमिटेड चीज़ों से बनाता है, जितना बोले इतना पढ़ना है, इतना छोड़ दो, इतना पढ़ लोगे तो चल जाएगा? ऐसा नहीं होता। अगर आप बात करें बेसिकली, अगर दूसरे सब्जेक्ट की बात करें, जैसे मैथमेटिक्स की बात की जाए, तो उसके अंदर आप छोड़ सकते हैं, बोले हमारे तो सिर्फ अरिथमेटिक आएगी, एडवांस मैथमेटिक्स नहीं आएगी, अलजेब्रा वगैरह हमारे नहीं आएगी, तो उसके लिए ये चीज़ें लायबल है। लेकिन अगर लैंग्वेज की बात की जाए तो क्या लैंग्वेज के अंदर ऐसा हो सकता है बोले नाउन नाउन आएगी, हमारे एडजेक्टिव नहीं आएगा? ऐसा तो नहीं हो सकता। लैंग्वेज तो पूरी ही आएगी। सेंटेंस किसी भी टाइप का दिया जा सकता है, बोले हमारे तो मैडम टेंस नहीं आएंगे, हमारे तो सिर्फ एडवर्ब का चैप्टर दिया है। क्या ऐसा सिलेबस देखा है किसी ने इंग्लिश के अंदर? ऐसा सिलेबस किसी ने कभी देखा है क्या? बोले हमारे तो सिर्फ टेंस ही आएगा, हमारे एडवर्ब नहीं आएगी। एलडीसी वाले कह रहे हैं मैडम हमारे जो एडवर्ब है वो आएगी, टेंस नहीं आएंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो लैंग्वेज के अंदर जो लगेगा, हमारा जो आएगा वो पूरा का पूरा सिलेबस आएगा भाई, सिंपल सी बात है। तो अब देखें ज़रा, इसको मैच करके देखते हैं। बैक टू द पॉइंट, पूरी नॉलेज के साथ हमें पढ़ना है। लैंग्वेज जो हम पढ़ेंगे पूरी नॉलेज के साथ पढ़ेंगे, और आप मेरे साथ साथ पढ़ते जाना है, तब हमें डर नहीं होगा अनसक्सेसफुल होने का। इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर फेल होने का डर तब नहीं होगा जब हमें पता होगा कि हमें पूरा नॉलेज है इस चीज़ के लिए, इस चीज़ को हम पूरा अच्छे से जानते हैं, कभी कोई चीज़ गलत करेंगे ही नहीं, कभी कोई क्वेश्चन गलत करेंगे ही नहीं। तब आता है भाई 100% एक्यूरेसी वाला सीन। और मैं ये नहीं कहती कि आप एग्ज़ाम के अंदर सिर्फ पास हो जाओगे, ये हो जाएगा। मैं कहती हूँ कि मेरे स्टूडेंट के हर एग्ज़ाम के अंदर 100% मार्क्स आते हैं, और उसी के लिए मैं एफर्ट करती हूँ, ना एक नंबर कम ना एक नंबर ज़्यादा, 100% स्कोर करना है अपने को, और उसी के लिए एफर्ट कर रहे हैं हम। इतने बढ़िया तरीके से हर चीज़ को आइडेंटिफाई करेंगे। अभी आगे आप लोग चलते जाएं, बहुत ही मज़ा आने लगेगा आपको इंग्लिश को पढ़ने में, ठीक है। अब देखें भाई, बोले तुम्हारा मेरा से मैच कर रहे थे। किससे मैच कर रहे थे? बोले तुम्हारा मेरा से मैच कर रहे थे। जो मैच हो रहा था वो तो नाउन था, जो नहीं हो रहा था वो नाउन नहीं था। देखिए भाई, सिलेक्टेड और सिलेक्शन। अच्छा, तुम्हारा सिलेक्टेड मेरा सिलेक्टेड, कैसा लग रहा है भाई? सुन के बताओ ज़रा कैसा लग रहा है। सुन के बताना है और एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। नाउन ढूंढने लगोगे तो नाउन को नहीं ढूंढ पाओगे, भाग जाती है नाउन तुम्हारे डर से। तो अपने को क्या करना है, अपने को नाउन नहीं ढूंढनी है, कान आंखें बंद करके सुनो कि क्या अच्छा लग रहा है। तुम्हारा आंखें बंद करके सुनना है भाई, तुम्हारा सिलेक्टेड मेरा सिलेक्टेड अच्छा नहीं लग रहा है, तुम्हारा सिलेक्शन मेरा सिलेक्शन बढ़िया लग रहा है भाई, ये तो बढ़िया लग रहा है। तो ये हमारा नाउन है, ये हमारा नाउन नहीं है। ION सफिक्स भी लगा है जो हमने पढ़ा था। बिल्कुल तसल्ली से समझना है इस बात को। अब एजुकेटेड और एजुकेशन, फिर वही मैंने आंखें बंद करके सुना, मैडम बोल रही है तुम्हारी एजुकेटेड मेरी एजुकेटेड, अच्छा तो नहीं लग रहा है। तुम्हारा एजुकेशन मेरा एजुकेशन, ये तो सही लग रहा है। तुम्हारी शिक्षा मेरी शिक्षा, हिंदी में बोलोगे तो भी सही लगेगा। तो ये हमारा नाउन नहीं है और ये हमारा नाउन है भाई। ये तो बहुत ही बढ़िया मेथड है। लेकिन क्या ये सारे वर्ड्स पे इम्प्लीमेंट होता है? क्वेश्चंस भी करके बताओ मैडम इससे, बिल्कुल ज़रूर करके बताएंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, सबसे पहले हम एक क्वेश्चन ही देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। वेट फॉर अ मोमेंट। जैसे मेरे पास ये क्वेश्चन, ठीक है, हाँ जी, थोड़ा सा वैसे इसको एडजेक्टिव काइंड ऑफ ले सकते हैं, एडजेक्टिव का क्वेश्चन है, पर आपको थोड़ी सी क्लैरिटी आएगी। मैं ये नहीं कहती कि आपको पूरा सेंटेंस समझ में आ जाएगा, लेकिन थोड़ी सी क्लैरिटी आएगी। इस सेंटेंस को देखें जो SSC CHSL 10+2 में आया हुआ है भाई। ये सेंटेंस हमारा SSC CHSL 10+2 में आया है। देखते हैं भाई क्या कह रहा है ये सेंटेंस। पहले इतना देख लेते हैं, ठीक है। मुझे बाकी वाले पार्ट की ज़रूरत नहीं है, तो मैंने एक बार हाइड कर दिया है। और दूसरी बात ये भी है कि अभी आप पूरे सेंटेंस को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। देखिए ज़रा,
ये लिखा है, ये एक ट्रिपलेट दिखाई दे रहा है मुझे, ये ट्रिपलेट। बोले मैडम ऐसा तो आपने एडजेक्टिव में बताया था, एडजेक्टिव में दिखा था अ ब्यूटीफुल लेडी, ठीक है, अ ब्यूटीफुल लेडी लिखा था, एन ओल्ड विमेन लिखा था, द ओल्ड विमेन लिखा था, ठीक है, तो लिखा था ऐसा ही कुछ दिख रहा है। बोले ये ए एंड द आर्टिकल होता है, पर्सन नाउन होता है, नाउन किसी व्यक्ति वस्तु, पर्सन तो ऑब्वियसली नाउन ही होता है। बोले नाउन के पहले किसकी जगह होती है, एडजेक्टिव की होती है। बोले मैडम मैं यहाँ तक तो पहुँच गया कि ये जगह जो है वो किसकी है, एडजेक्टिव की है। देखो कितना साइंटिफिक मेथड है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का, कितना बढ़िया, मतलब आप ये कह सकते हैं कि इससे अच्छा मेथड हो ही नहीं सकता कि सबसे पहले मैंने एक वर्ड की प्लेस देखी, जगह देखी, प्लेस देखी, ठीक है, उसके बाद सेकंड में ये देख रही हूँ कि उसे आइडेंटिफाई करके देख रही हूँ कि भाई क्या ये शब्द जो यहाँ पर लगा हुआ है वो सही है या गलत, बताओ ज़रा। अगर इसे देखें, और स्टूडेंट्स की जो हैबिट होती है बोले 3 बार पढ़ लो, अच्छा ना लगे तो उसमें एरर मार्क कर दो। अब ये अच्छा बुरा वाला सीन तो नहीं है ना, उसमें तो सही नहीं हो सकता। तो इसे देखा जाए अगर ऑनेस्टी, तो मैंने बोला भाई तुम्हारी ऑनेस्टी मेरी ऑनेस्टी, तुम्हारी ईमानदारी मेरी ईमानदारी। अरे भाई ये क्या बात हुई, ये तो नाउन है, एडजेक्टिव की जगह पर नाउन लगाओगे तो सही होगा या गलत, ऑब्वियसली गलत होगा, ऑब्वियसली गलत होगा। तो यहाँ पर पार्ट ए के अंदर एरर है। बोले मैडम ये यहाँ पर गलत है, क्यों, जगह है एडजेक्टिव की, लगा हुआ है नाउन। अरे भैया तुम्हें तो प्लेस भी पता है, वर्ड का भी आइडेंटिफिकेशन है, तुम्हारा क्वेश्चन कोई गलत कैसे कर देगा। अगर एग्जामिनर ने क्वेश्चन गलत कर लिया तो उसको पकड़ के ले आएंगे कि गलत कैसे किया भैया, हमारे क्वेश्चन को हमें बताओ ज़रा, कोई गलती हो ही नहीं सकती, क्योंकि मुझे ये भी पता है कि ये जो जगह है वो किसकी है भाई, नाउन के पहले कौन आता है, वेरी गुड, जल्दी बताओ, नाउन के पहले एडजेक्टिव आता है। बोले भैया जगह भी एडजेक्टिव की है, जगह एडजेक्टिव की है, लगा हुआ नाउन है, क्योंकि मुझे पता है कि नाउन किसके साथ मैच करके पता चलता है, तुम्हारा मेरा के साथ मिलाकर पता चलता है। और तीसरी चीज जो मैंने अभी तक नहीं पढ़ी है वो है फॉर्मेशन, कि अगर यहाँ पर नाउन नहीं लगा है, यहाँ पर एडजेक्टिव नहीं लगा है, तो मैं एडजेक्टिव को फॉर्म यानी बनाऊं कैसे। तो अगर ये तीनों चीज़ें आ जाएं तो मेरे ख्याल से कोई गलती नहीं हो सकती। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑनेस्ट, क्योंकि ईमानदार एडजेक्टिव होता है ना कि ईमानदारी। ऑनेस्टी हमारी नाउन है, ऑनेस्टी हमारी नाउन है भाई, ऑनेस्टी हमारी नाउन है, ऑनेस्ट हमारा एडजेक्टिव है, विशेषण है, विशेषता बता रहा है। तो अगर मैं इसे तुम्हारा मेरा से मैच करूं तो तुम्हारा ऑनेस्ट मेरा ऑनेस्ट, तुम्हारा ईमानदार मेरा ईमानदार, बिल्कुल ही गलत है। बोले मैडम ये नाउन नहीं हो सकता, एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, एन ऑनेस्ट पर्सन। यहाँ तक किसी को डाउट है तो भैया बताओ, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताएं भाई। क्लियर हो गया, सबको क्लियर हो गया बढ़िया तरीके से, सबको क्लियर हो गया है, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चंस और भी करेंगे, पर उससे पहले हम चलते हैं बैक टू द टॉपिक जो हम पढ़ रहे थे, ठीक है। बैक टू द टॉपिक आते हैं, हम यहाँ पे थे, ठीक है। तो बोले मैडम आपने 1-2 तरीके बताए हैं नाउन को आइडेंटिफाई करने के, 2 तरीके। पहला कौन सा था, सफिक्स बताएंगे, और दूसरा कौन सा था, दूसरा मैंने बताया आप लोगों को कि तुम्हारा मेरा से मैच करके देख लो। तो बोले मैडम मेरे को कैसे समझ में आएगा इतनी जल्दी, क्योंकि मैंने तो कभी ऐसे पढ़ा ही नहीं, मैंने तो रट्टा लगाया है अब तक। तो ये हमारी है प्रैक्टिस एक्सरसाइज, जिसके अंदर हम प्रैक्टिस करके देखेंगे
आइडेंटिफाई करके देखेंगे कि ये जो वर्ड लिखा हुआ है वो नाउन है या नहीं है। आपको सिर्फ इतना पता चलना चाहिए कि ये शब्द नाउन है या नहीं है। आपको अभी नाउन बनाना नहीं आएगा, वो मैं लिख दूंगी। वो आपको कब आ जाएगा? फॉर्मेशन ऑफ नाउन जब मैं आप लोगों को करवा दूंगी तब आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। लेकिन आप ज़रा एक बात बताएं कि क्या शब्दों को फॉर्म करना एक दिन में सीखा जा सकता है? शब्दों को बनाना, फॉर्म करना, एक शब्द से दूसरा शब्द बनाना क्या एक दिन में सीखा जा सकता है? बिल्कुल नहीं सीखा जा सकता। तो ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। एक लैंग्वेज को सीखना, जैसे जैसे आपके सामने शब्द आते जाएंगे, आप नए नए शब्दों को सीखते जाएंगे। तो भाई हमें क्या करना है? धीरे धीरे सीखना है। मैं आपको एक रास्ता दे रही हूँ, आगे बताती जाऊंगी कि कैसे कैसे बनाना है। जब हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, सिलेबस को करते जाएंगे, वैसे वैसे आपके जो टेक्निक्स है फॉर्मेशन के, आइडेंटिफिकेशन के, वो और ज़्यादा शार्प होते जाएंगे। ठीक है, देखते हैं भाई, देखें भाई, आराम से देखेंगे हम। बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, बहुत बढ़िया तरीके से। बोले भाई एबल लिखा है, बोले मैडम ने कहा था सफिक्स, सबसे पहले सफिक्स देखा। पप्पू बोल रहा है मैडम सफिक्स याद नहीं किए, तो बेटा याद कर लो, बढ़िया तरीके से उसे लर्न कर लो। तो बोले एबल, एबल तो तुम्हारा एबल मेरा एबल, तुम्हारा योग्य मेरा योग्य तो नहीं होता ना? तुम्हारा योग्य मेरा योग्य तो नहीं होता, नहीं होता भाई। तो फिर क्या करें? तुम्हारा योग्य मेरा योग्य तो नहीं होता, तो फिर क्या होता है? क्या होता है? क्या तुम्हारी एबिलिटी मेरी एबिलिटी होता है? तुम्हारी योग्यता मेरी योग्यता, तुम्हारी योग्यता मेरी योग्यता होता है क्या? बोले हाँ जी बिल्कुल होता है। ITY लगा हुआ है। ITY किसके साथ लगता है? ITY किसके साथ लगता है? नाउन के साथ लगता है। मीनिंग क्या है इसका? तुम्हारी योग्यता मेरी योग्यता। मज़ा आ रहा है पढ़ने में? अब भाई देखो कितना साइंटिफिक मेथड है इंग्लिश को सीखने का। सिर्फ शब्दों को पहचान रहे हैं, फिर जगह पहचानेंगे, फॉर्मेशन करेंगे। भाई इसके बाद तो इंग्लिश लैंग्वेज को गलत करने का, क्वेश्चन को गलत करने का स्कोप ही नहीं है। बिल्कुल बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट दिया है सेल्फिशनेस, तुम्हारी सेल्फिशनेस मेरी सेल्फिशनेस। बोले मैडम नेस भी लगा है। तुम्हारी स्वार्थता मेरी स्वार्थता, मीनिंग होता है स्वार्थता। बोले मैच हो रहा है, तो ये हमारा नाउन है, ये तो ऑलरेडी एक नाउन है। ठीक है, क्लियर हो रहा है? देखो सिर्फ मैच किया है, तुम्हारा एबल मेरा एबल नहीं होता, तुम्हारी एबिलिटी मेरी एबिलिटी नहीं होता है, तुम्हारी एबिलिटी मेरी। देखो अच्छा लग जाए, जो अच्छा लग रहा है वो नाउन है, जो नहीं लग रहा है वो नहीं है। तुम्हारी सेल्फिशनेस मेरी सेल्फिशनेस। बोले बिल्कुल मैडम, नेस भी लगा है, सफिक्स भी है, और सेल्फिशनेस, तुम्हारी सेल्फिशनेस मेरी सेल्फिशनेस नाउन है, बिल्कुल नाउन है। इसको हमने नाउन मान लिया। बहुत सिंपल मेथड है। अगर छोटे बच्चे को भी बता दिया जाए तो वो भी समझ जाएगा। आप सारे तो समझदार हो। तुम्हारा सक्सीड मेरा सक्सीड। सक्सीड होता क्या है? सक्सीड का मीनिंग होता है सफल होना, सफल होना। सक्सीड का मीनिंग होता है सफल होना। तो तुम्हारा सफल होना मेरा सफल नहीं होना नहीं होता, तो नाउन तो नहीं है। तो फिर नाउन क्या होगी? ज़रा मैच करके देखो। 2-3 बार बोलोगे तो याद आ जाएगा, पक्की बात है। वेरी गुड वेरी गुड, कुछ को तो याद भी आ गया। तुम्हारी सक्सेस मेरी सक्सेस, तुम्हारी सफलता मेरी सफलता। वेरी गुड, ये हमारा क्या हो गया? नाउन हो गया। तुम्हारा नेक्स्ट देखें, फोर्थ पेशेंस। पेशेंस का मीनिंग होता है धैर्य। मैच करके देखो ज़रा। ENCE लगा हुआ है, ENCE ANCE किसका सफिक्स था? याद करो ज़रा। नाउन का सफिक्स। पहला तो सफिक्स मैच करेंगे, फिर क्या देखेंगे? फिर उसके बाद देखेंगे हम लोग कि भाई हमारे पास तुम्हारा मेरा से मैच होता है या नहीं होता है।
तुम्हारा पेशेंस मेरा पेशेंस, तुम्हारा धैर्य मेरा धैर्य। कैसा लग रहा है सुनने में? बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही लग रहा है, बिल्कुल सही समझ रहे हैं भैया आप लोग। तुम्हारा धैर्य मेरा धैर्य, बिल्कुल यूनिक और बिल्कुल सिंपल मेथड। अभी आगे चल के देखो क्या होता है, एकदम आप रिवोल्यूशनरी चेंज होगा आपके नॉलेज के अंदर। हर शब्द आपको दिखाई देने लगेगा कि इस शब्द का मीनिंग क्या होगा, इस शब्द का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा, इसकी जगह क्या हो सकती है। ये सारी चीजें धीरे धीरे आपको क्लियर होने लगेंगी भाई। नेक्स्ट स्पीच देखें, तुम्हारी स्पीच मेरी स्पीच, तुम्हारी भाषा मेरी भाषा, बिल्कुल सही है भाई। तुम्हारी भाषा मेरी भाषा तो होता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, इम्प्रेसिव इम्प्रेसिव, तुम्हारा इम्प्रेसिव मेरा इम्प्रेसिव होता है क्या? बताओ जरा, वेरी गुड, बताओ बताओ, वेरी गुड। तुम्हारा इम्प्रेसिव मेरा इम्प्रेसिव, तुम्हारा इम्प्रेसिव तो नहीं होता, क्या होता है? तुम्हारा इम्प्रेशन मेरा इम्प्रेशन, तुम्हारा प्रभाव मेरा प्रभाव, तुम्हारा प्रभावशाली मेरा प्रभावशाली नहीं होता भाई, ठीक है। तो तुम्हारा प्रभाव मेरा प्रभाव, तुम्हारा इम्प्रेशन मेरा इम्प्रेशन, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? नाउन हो गया, ये नाउन नहीं है। नेक्स्ट देखें, स्किल, तुम्हारी स्किल मेरी स्किल, कैसा लग रहा है सुनने में? तुम्हारा कौशल मेरा कौशल, बिल्कुल सही लग रहा है भाई, बिल्कुल सही है, ठीक है। तुम्हारा सेटिस्फेक्शन मेरा सेटिस्फेक्शन, कैसा लग रहा है भाई? तुम्हारी संतुष्टि मेरी संतुष्टि। माइंड पे ज़्यादा जोर नहीं देना है, बस आपको ये देखना है कि सुनने में अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, बस दो ही बातें देखनी है। अभी फॉर्मेशन मुश्किल है आना, अगर एक आध शब्द आपको याद आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल रिलैक्स लेना है, हर चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। बोले कि मैं आपको जो बोल रही हूँ वो सुनने में अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, बस इन दो चीज़ों पे ही आपको नोटिस करना है, ठीक है। तुम्हारा सेटिस्फेक्शन मेरा सेटिस्फेक्शन। नेक्स्ट, तुम्हारी परफॉर्मेंस मेरी परफॉर्मेंस, ANCE लगा हुआ है, ठीक है। तो ANCE लगा है, सफिक्स भी है, तुम्हारी परफॉर्मेंस मेरी परफॉर्मेंस होती है, बिल्कुल सही है भाई, नाउन है, ये भी नाउन था। लॉजिकल देखें, तुम्हारा लॉजिकल मेरा लॉजिकल, कैसा लग रहा है भाई? मीनिंग होता है तार्किक, तार्किक लॉजिकल रीजनिंग, सब्जेक्ट भी होता है ना। तुम्हारा लॉजिकल मेरा लॉजिकल होता है क्या? नहीं होता, क्या होता है? वेरी गुड, तुम्हारा लॉजिक मेरा लॉजिक, तुम्हारा तर्क मेरा तर्क, ठीक है। तो ये हमें 5 बार पढ़ के देखने हैं आपको, ये सारे 5 टाइम्स, ठीक है। मैच करके देखने हैं, किससे मैच करके देखने हैं? तुम्हारा मेरा से मैच करके देखने हैं। तो जो मैच होता है वो नाउन है, जो नहीं होता है वो नहीं है। अभी सिर्फ हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन पढ़ रहे हैं भाई, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन पढ़ रहे हैं। नाउन को कैसे पहचानना है, क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया है कि कितने इजी तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, जिसके अंदर आपसे पूछा जाता है एरर फाइंड आउट करें आप किसी भी सेगमेंट के अंदर, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट बताएं भाई, प्रॉफिटेबल। प्रॉफिटेबल का मीनिंग भी मैं आपको बता देती हूँ, प्रॉफिटेबल का मीनिंग भी आपको बता देते हैं। प्रॉफिटेबल का मीनिंग होता है हमारा लाभदायक। तुम्हारा लाभदायक मेरा लाभदायक होता है क्या? नहीं होता, बिल्कुल सिंपल सी बात है। लेकिन तुम्हारा प्रॉफिट मेरा प्रॉफिट तो होता है, तुम्हारा लाभ मेरा लाभ तो होता है। तो एक्चुअल में नाउन कौन सी होगी? प्रॉफिट होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हमें दिया गया है अटैचमेंट। नेक्स्ट हमें दिया गया है अटैचमेंट, जुड़ाव कहते हैं इसको, जुड़ाव। तुम्हारा अटैचमेंट मेरा अटैचमेंट,
देखो मेंट भी लगा है, किसका सफिक्स है मेंट, नाउन का सफिक्स है, तो तुम्हारा जुड़ाव मेरा जुड़ाव, तुम्हारा अटैचमेंट मेरा अटैचमेंट, नाउन हो गया। ठीक है, तो अपने को क्या करना है, मैच करके देखना है, तुम्हारा अटैचमेंट मेरा अटैचमेंट। नेक्स्ट देखें, डाउटफुल। डाउटफुल क्या होता है, डाउटफुल संदेहात्मक होता है, तुम्हारा डाउटफुल मेरा डाउटफुल। सही लगता है क्या सुनने में, याद भी आ रहे होंगे, अब वर्ड अपने आप फॉर्म हो रहे होंगे थोड़े थोड़े, मैच करके देखोगे तो याद आ जाएगा कि इसका एक्चुअल नाउन क्या है, क्या है, तुम्हारा डाउट मेरा डाउट, तुम्हारा संदेह मेरा संदेह, तुम्हारा डाउट मेरा डाउट नाउन है हमारी। नेक्स्ट देखें जरा, बिहेव। तुम्हारा बिहेव मेरा बिहेव होता है क्या, तुम्हारा बिहेव मेरा बिहेव, या फिर तुम्हारा बिहेवियर मेरा बिहेवियर, तुम्हारा व्यवहार मेरा व्यवहार। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम भी आ रही होगी कुछ स्टूडेंट्स को, लेकिन बिल्कुल नहीं घबराना है, आपको इन सब की प्रैक्टिस कर लेनी है, 4-4 5-5 बार इनको बोल के देखना है, बस आपको इतना काम करना है, और सफिक्स सारे के सारे लर्न कर लेने हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखें भाई, एडवाइस दिया हुआ है, एडवाइस SE दिया हुआ है, बोले बोलने में तो सही लग रहा है, तुम्हारी एडवाइस मेरी एडवाइस, सही लग रहा है, कितने जनों को सही लग रहा है बताओ, वेरी गुड, कितने जनों को सही लग रहा है, बोले मैडम मुझे तो सही लग रहा है, पप्पू कह रहा है मुझे तो बिल्कुल ही अच्छा लग रहा है सुनने में। ठीक है, तो भाई ये एडवाइस देखो, एक होती है एडवाइस, एक होती है एडवाइस। एडवाइस ये कई बार कंफ्यूजिंग पेयर्स में भी आते हैं, तो ऐसी लगा दोगे तो क्या बन जाएगी, वर्ब बन जाएगी, ऐसी लगा दोगे तो क्या बन जाएगी, वर्ब बन जाएगी। ऐसी मतलब सलाह देना, इतना तो आपको पता लगे क्या होगा कि वर्ब क्या मीनिंग होता है, करना, होना, आना, जाना, रहना, तो नाना नीनी ज़रूर लगेगा वर्ब के मीनिंग के साथ, है ना। थोड़ा सा इस चीज़ को भी नोटिस करना है, क्योंकि हमें मीनिंग्स भी क्रिएट करने हैं अकॉर्डिंग टू पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है, तो ये तो हो गया भाई सलाह देना, सलाह देना। और ये क्या है, CE नाउन है, तो क्या हो जाएगा, तुम्हारी सलाह मेरी सलाह, तुम्हारी सलाह मेरी सलाह। नेक्स्ट देखें भाई, क्या दिया हुआ है, ट्रीटमेंट, मेंट लगा है, इसमें तो सोचने जैसा कुछ भी नहीं है, तुम्हारा ट्रीटमेंट मेरा ट्रीटमेंट, तुम्हारा इलाज मेरा इलाज, क्या हो जाएगी हमारी, नाउन हो जाएगी। नेक्स्ट दिया है सक्सेसफुल, इसका तो भैया आपको पता ही होगा, जरा सोच के बताओ, याद आ जाएगा। तुम्हारा सक्सेसफुल मेरा सक्सेसफुल तो नहीं होगा, तुम्हारा सफल मेरा सफल तो नहीं हो सकता, हिंदी में ही सोच कर बता दो क्या हो जाएगा, बताओ जरा, क्या ये ऐसा हो जाएगा, तुम्हारी सफलता मेरी सफलता, तुम्हारी सक्सेस मेरी सक्सेस। थोड़ा थोड़ा याद आने लगा होगा, अभी तक हमने फॉर्मेशन ऑफ नाउन नहीं किया है, अभी सिर्फ आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं, उसके बाद करेंगे कि फॉर्म कैसे करना है। देखो कितना ये साइंटिफिक मेथड है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का। सबसे पहले प्लेस देख रहे हैं, फिर वर्ड को चेक कर रहे हैं सही है या नहीं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं, फिर फॉर्म कर रहे हैं, अगर नाउन नहीं है तो नाउन बना देंगे, एडजेक्टिव नहीं है तो एडजेक्टिव बना देंगे। भाई इससे ज़्यादा एक्यूरेट मेथड क्या हो सकता है किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का, कि आपने कुछ भी मतलब रट्टा नहीं लगाया है, सब कुछ आपके नॉलेज में है, मीनिंग भी आपको पता है, वर्ड की जगह भी आपको पता है, और 100% एक्यूरेसी कैसे हो सकती है, ऐसे ही तो होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखें, तुम्हारा एश्योर मेरा एश्योर, बोले मैडम अच्छा नहीं लग रहा, इसका मीनिंग भी बता दो, चलो बता देती हूँ। तुम्हारा सुनिश्चित करना, तुम्हारा सुनिश्चित करना, बोले मैडम करना होना लगा रहे हो, साथ में पूछ रहे हो नाउन है कि नहीं है, आपने ही तो बताया था कि किसी काम के करने या होने को वर्ब कहते हैं, तो ये तो वर्ब हो सकती है भाई, तो इसका नाउन क्या होगा जरा सोच के बताओ। क्या ये तुम्हारी एश्योरेंस, एश्योरेंस मेरी एश्योरेंस हो सकता है, ये तुम्हारी एश्योरेंस मेरी एश्योरेंस हो सकता है, ये तुम्हारी एश्योरेंस मेरी एश्योरेंस। हिंदी में क्या कहेंगे,
सुनिश्चितता, तुम्हारी सुनिश्चितता मेरी सुनिश्चितता। नेक्स्ट देखें भाई, अपीयरेंस क्या होती है, दिखावट को कहते हैं भाई अपीयरेंस। तुम्हारी अपीयरेंस मेरी अपीयरेंस, तुम्हारी दिखावट मेरी दिखावट, नाउन है भाई। और नेक्स्ट दिया है हमारा लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नीड दिया गया है, तुम्हारी नीड मेरी नीड, तुम्हारी ज़रूरत मेरी ज़रूरत, भाई नाउन है, बिल्कुल सही है ना। तो ये हमने किया है, आइडेंटिफिकेशन किया है किसका, नाउन का। पहले प्लेस बताया मैंने आपको, प्लेस क्या था, सब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ आएगा, बार बार बोलो इसको मेरे साथ साथ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ आएगा, वर्ब के बाद और प्रीपोजिशन के बाद आएगा। और एक बात ध्यान रखना है कि आपको इस क्लास को बिल्कुल वैसे ही लेना है जैसे आप मेरे सामने बैठे हो और मेरे साथ साथ आप इसे स्पीकअप कर रहे हो, हर चीज़ को बोलना है साथ साथ, और बिल्कुल साइलेंस में क्लास लेनी है। ऐसा नहीं है कि घर में इधर उधर घूम रहे हैं और क्लास ले रहे हैं। अगर आपको 100% रिजल्ट चाहिए क्लास का, तो भैया आपको पूरे कंसंट्रेशन के साथ बैठना होगा और जो आपको प्रोसीजर बताया है उसे फॉलो करना ही है। उसके बाद देखते हैं कौन रोकता है आपको 100% मार्क्स लाने के लिए इन इंग्लिश लैंग्वेज। अगर आपको पता होगा, मेरे स्टूडेंट्स के अगर आप कांटेक्ट में हैं तो वो आपको बड़े अच्छे से बता देंगे कि 100% मार्क्स कैसे लाए जाते हैं। ठीक है, तो हमारा आइडेंटिफिकेशन का पार्ट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में ईपे लर्निंग की हमारी नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि फॉर्मेशन कैसे करना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।